जय श्री राधा। मैं डॉक्टर रितु टाक वापस आपका चाणक्य कोचिंग पे स्वागत करती हूँ। बहुत सारी खुशखबरी है। चाणक्य कोचिंग जल्द ही राजस्थान के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर का एक माहौल है और जो भारत की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि पर टिकी हुई रहती है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर के अंदर हम चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं। और आप जो भी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन्स लेना चाहें तो उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। आप इंक्वायरी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। 10th के बाद अगर सब्जेक्ट चयन करने की बात आती है और एग्रीकल्चर दिमाग में आता है तो 11th 12th आपकी क्लासेस भी यहाँ से एकेडमिक भी करवाई जाएगी, प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराई जाएगी। ये तो हुई अच्छी सी एक गुड न्यूज़। दूसरा, बहुत दिनों बाद हम गंगानगर के बाद आए हैं हनुमानगढ़ लेकर, ठीक है। तो हम वापस बात करें। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बस वीडियो को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब कर दिया है, पढ़ते नहीं हैं। तो मेरा आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगी कि जब तक आपके अंदर सीखने की बात नहीं आएगी, आपके अंदर वो ललक नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा, आप नहीं सीख पाएंगे। बाकी तो टीचर तो होता ही है अच्छा बोलने वाला, तभी तो वो आपको पसंद आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, टीचर पसंद नहीं आना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई को लेकर इतने रुचिवान बनिए कि हमें आप पसंद आने लगे, कि आप पढ़ाई करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो अपने अंदर एक ललक पैदा करिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, मैंने कभी अभी 2-3 स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए कि हम जो भी कोई सीखते हैं, यानी कहने का मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं या हम किसी बात को सीख रहे हैं, यानी जो सीखना होता है वो कभी कभी हमको पठार की तरह लगता है। अब आप बोलेंगे क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तो इस चीज़ का मतलब ये है कि जब हम अधिगम करते हैं, ठीक है, नहीं सीखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम थक गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा आपको कि ये इतनी सारी आटा है, इसकी रोटी बनानी है, तो जानते हैं शुरुआत में बहुत अच्छी बनेगी, बीच में आते ही बेलन पे चिपक जाएगा, चकले पे चिपक जाएगा, हाथ पे चिपक जाएगा, रोटी जल जाएगी, कच्ची सीखेगी। वो पठार है। जैसे हम किसी पठार पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो हम थक जाते हैं। वैसा ही हमारा पढ़ने का तरीका होता है। तो अपने अंदर रुचि लेकर आओ और उस चीज़ को ब्रेक कर दो। थोड़ी देर के लिए गैस वैस बंद कर दो, घुमा के आओ, वापस रोटी बनाओ, देखो शानदार रोटी बनेगी। तो उसी प्रकार थोड़ा सा ब्रेक दे दो, वापस पढ़ाई करो, फिर घूम फिर के आओ, फिर पढ़ाई करो, तो अधिगम जो है वह सरल हो जाएगा, अधिगम पठार की तरह नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा हनुमानगढ़, ठीक है। चलिए आते हैं, देखें, हमने बीकानेर संभाग की चर्चा करी थी और बीकानेर संभाग में हमारे पास 4 जिले हैं और 4 जिलों की चर्चा करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से मिलकर बना हमारा बीकानेर संभाग। और इस बीकानेर संभाग के अंदर हमने बीकानेर जिला कंप्लीट कर लिया, गंगानगर भी कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे हनुमानगढ़। चलिए, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हम जैसे ही देखते हैं, सबसे पहली बात कि हनुमानगढ़ की यहाँ से जो सीमा है वह पंजाब की है और यहाँ से प्रारंभ किसकी हो जाएगी? हरियाणा की। तो हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। फिर हम देखें कि हमने पहले एक क्लास में बात करी थी, ये बाउंड्री भी साथ के साथ बना रही हूँ, कि गंगानगर और हनुमानगढ़ मिलकर यह जो क्षेत्र बनता है, यह क्षेत्र है योद्धे। मैंने इसकी चर्चा पहले करी थी कि ये योद्धे क्षेत्र है। फिर हम बात करें कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो क्षेत्र लगता है वह क्षेत्र शेखावाटी भी है। तो ध्यान आ गया आपको सारी चीजें। तो हमारे कंटेंट है कि हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित है। पहला प्रश्न, हमारी पहली बात ये हुई। दूसरा, इसका क्षेत्र 2 लगेगा, योद्धे क्षेत्र व शेखावाटी क्षेत्र। अब ये देखिए कि यह कैसे द्वि अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, यानी 2 स्टेट को छू रहा है। कौन कौन? पंजाब और हरियाणा को, 2 स्टेट को छूता है, ठीक है। अब यहाँ की जो बोली है वो शेखावाटी है, लेकिन इस शेखावाटी बोली में किस भाषा का सबसे ज्यादा हमें
प्रभाव दिखाई देगा? हरियाणवी। और शेखावाटी में पंजाबी का प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? गंगानगर में। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं कि हमने यहाँ बात करी कि एक ही जिला है, यानी कहने का मतलब एक हनुमानगढ़ जिला है जो पंजाब व हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कहने का मतलब द्वि-अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो अब हम यहाँ बात करें कि ऐसे और कौन कौन से जिले हैं जो द्वि-अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ध्यान देंगे, ये रहा आपका डिग यहां तक, ठीक है, किसकी सीमा है? हरियाणा की। और उसके बाद जिसकी सीमा लगेगी वह लगेगी आपकी उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो डीग जो है वह कौन हो गया? तो एक डीग आ गया और एक कौन हो गया? जल्दी से, हनुमानगढ़। समझ लेना, ठीक है। तो हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा को, डीग हरियाणा व उत्तर प्रदेश को। वापस हम देखें इसी चीज को, तो ये रहा हमारा धौलपुर यूपी के साथ, और ये रहा हमारा धौलपुर की सीमा वापस एमपी के साथ। तो हमारे पास और कौन आ गया? धौलपुर, ठीक है। और धौलपुर किस किस को छू रहा है? वापस यूपी को, और इधर आ जाएगा एमपी को, ठीक है। अब हम देखें बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा इधर से आता है मध्य प्रदेश और इधर से आता है गुजरात। तो बांसवाड़ा भी मध्य प्रदेश और गुजरात, तो हमारे पास 4 जिले हो गए। इस तरीके से हम इन कंटेंट को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हम। हनुमानगढ़ भाटी राजपूतों की विरासतों का कहलाता है। इसे हम प्राचीन नाम भटनेर के नाम से जानते हैं। द्विअंतरराज्यीय सीमा बनाता है हनुमानगढ़। नोट में हमने बात कर ली द्विअंतरराज्यीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। क्रम को याद रखिएगा। और इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस चीज को भी आप कॉपी के अंदर कवर कर लीजिएगा। यहाँ का वन्य जीव शुभंकर है छोटा किलकिला, क्षेत्र है शेखावाटी, और एक क्षेत्र आएगा योद्धे, हमने चर्चा करी। बोली है शेखावाटी लेकिन हरियाणवी का प्रभाव है। प्राचीन नाम भटनेर है। 16 अप्रैल 1805 को मंगलवार को भटनेर को पराजित कर बीकानेर में सम्मिलित किया गया था, और दुर्ग का नाम, क्योंकि उस दिन मंगलवार था इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख लिया था। और किसके द्वारा रखा गया? अनूप सिंह के समय में रखा गया। हमने बीकानेर में वंशावली के अंदर ध्यान में दिया था। इसकी राजधानी जो है वह है रंगमहल। रंगमहल जो है हम देखें तो भटनेर की प्राचीन राजधानी भी रही और पुरातात्विक स्थल भी रहा। खोज करता है इस पुरातात्विक के स्थल की 1952 में है। स्वीडिश दल था, स्वीडिश यानी स्वीडन से आया हुआ एक दल था, इसलिए स्वीडिश दल। उसमें कौन कौन थे नाम देखेंगे? शास्त्री, हन्ना राइड, होलगर और के रस्किन, ये स्वीडिश के थे। और इन्होंने सबने मिलकर रंगमहल की खोज करी थी। यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्वाधिक तांबे की प्राप्ति होती है। हनुमानगढ़ का सबसे ऊंचा टीला जो है रंगमहल है। हनुमानगढ़ की स्थापना 10 जुलाई 1994 को की गई थी, गंगानगर व बीकानेर से अलग होकर। गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर हनुमानगढ़ बना। आपसे पूछे गंगानगर कैसे बना? तो बीकानेर से अलग होकर। रियासत ध्यान में रखना, हम एकीकरण जब पढ़ेंगे तब उसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 10 जुलाई 1994 को गंगानगर व बीकानेर से अलग होकर 31वां जिला बना। अब अभी हमारे भाजपा सरकार के तहत हमारे राजस्थान में बहुत नवीनतम जिले बन गए, जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं। तो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन कौन से जिले कब कब बने। तो 26वां 1956 में बना था, और जो 26वां 1956 में बना था उसकी हम चर्चा करें कि वह क्या नाम था उसका, आप बताएंगे कोई? चलिए, यहां पर आएगा हमारा धौलपुर। पक्का आएगा धौलपुर? जी नहीं, गलत। हाँ जी, बिल्कुल है ना। पेशेंस के साथ हम अगर जवाब देंगे तो हमें उनके आंसर याद रहेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि 26वां जिला कौन सा बना। तो 26वां जिला जो बना उसका नाम था अजमेर, ठीक है। फिर कौन आया? धौलपुर, ठीक है। फिर एक साथ अल्फाबेटिकल हम लोग गलत कर सकते हैं, 12, दौसा और राजसमंद। तो यहां आया पहले 12, फिर दौसा
और फिर राजसमंद, तीनों एक ही साथ बने थे, लेकिन अल्फाबेटिक हम उनको आइडेंटिटी करेंगे। फिर 31वां हमने अभी बात करी हनुमानगढ़, ठीक है, और फिर हमने बात करी कौन सी, करौली, वेरी गुड। और 2008 में हमारा 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, राइट, क्लियर है। अब ये जो है 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, ये हमारे अभी नवीनतम जिले हैं। और उन नवीनतम जिलों में कौन कौन से आएंगे, तो यहां देखेंगे कौन आ गया, ये फलोदी। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे मैं बताऊंगी अभी आपको। फिर यहां कौन आ गया, बालोतरा, ठीक है। फिर यहां कौन आ गया, सलूम्बर। फिर यहां कौन आ गया, कोटपुतली। फिर यहां कौन आ गया, तिजारा। फिर ये कौन हो गया, कुचामन वर्ड, ठीक है, डीडवाना कुचामन। और फिर ये कौन हो गया, डीग। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बचा, कौन सा, जल्दी बताइए, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट अब हमारा और है, तो उसको कैसे हम याद करें या कैसे हम दिमाग में लेकर आए, तो उस चीज को हम अभी देखिए। तो फलोदी F से शुरू हो रहा है, बालोतरा B से शुरू हो रहा है, 1 और 2, 3 सलूम्बर, 4 कुचामन और डीडवाना, 5 कोटपुतली, 6 तिजारा, 7 डीग और 8वां कौन बचा, और हमारा 8वां जिला कौन सा बना, ब्यावर। बिल्कुल, इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, ध्यान में रखेंगे। तो अब इसकी स्पेलिंग शुरू हो रही है बी से, इसकी भी बी से, इसकी एस से, एफ से, यहाँ आ जाएगा कुचामन डीडवाना, यहाँ आ जाएगा तिजारा, यानी ठीक है, सॉरी तिजारा यहाँ आ जाएगा, कोटपुतली यहाँ आ जाएगा, डीग यहाँ आ जाएगा, अल्फाबेटिकली जमा लीजिएगा और इन 8 जिलों के यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, 8 यानी ठाठ, यूं करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम वापस किसके अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। अब हनुमानगढ़ की हम जैसी चर्चा करते हैं वापस, तो ठीक है, तो अब हम हनुमानगढ़ के उपनाम की बात करेंगे। फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, सभ्यताओं का पालना स्थल कहा जाता है, प्राचीन सभ्यताओं की भूमि भी कहा जाता है। गोगामेडी, नौहर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, नौहर, हनुमानगढ़, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो गोगामेडी नौहर में आता है, नौहर हनुमानगढ़ में आता है। फिर हम बात करें अन्य नाम, इसका नाम धुरमेडी है। अब आपके पास एक चीज आती है, क्या चीज आती है, मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। आपके पास 2 शब्द आते हैं, एक आता है धुरमेढ़ी और एक नाम आता है शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। तो हमारी जब मृत्यु होती है तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, धूले में मिल जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा, धूले में। तो यानी जब क्या बोलते हैं, गोगा जी की मृत्यु हुई तो वो धूले में मिल गए, इसलिए उनकी समाधि स्थल को धुरमेढ़ी, और जहां वो पैदा हुए थे वह कहलाएगी शीर्ष मेढ़ी, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अन्य नाम धुरमेढ़ी किसका, गोगामेडी का। गोगा जी की मृत्यु स्थली है, मेला गोगामेडी पर, और मेले की तिथि गोगा नवमी। मेले की तिथि गोगा नवमी को याद करने के लिए हमने क्या बोला था, ट्रिक बनाया था कि गोगा जी का मेला जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम जन्माष्टमी बोलेंगे, यानी हमसे एक दिन पहले जन्माष्टमी आएगा। जन्माष्टमी की तिथि कैसे निकालेंगे कि जब बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अब भाद्र में बहुत जोरों की वर्षा होती है। कन्हैया दिखने में कैसे थे, काले थे, इसलिए किस पक्ष में आएंगे, कृष्ण पक्ष में आएंगे। और जन्माष्टमी अष्टमी यानी 8वें के दिन, तो गोगा नवमी की तिथि क्या हो जाएगी, भाद्र कृष्ण नवमी। चलिए, लोक देवता गोगा जी, हनुमानगढ़, जन्म ददेरवा चुरू, जिसे हम शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जानते हैं, मृत्यु समाधि गोगामेढ़ी, जिसे हम धुरमेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। पिता जेवर जी, माता बाछल दे, पत्नी मेनल दे या केलम दे, दोनों नाम है, मैंने याद भी कराया था। शादी करके गम में डूबे, याद आया, शादी करके गम में डूबे, नहीं तो पहले वाली रिकॉर्डिंग जरूर देखना, यानी पहले वाला वीडियो जरूर देखना, वहां मैंने बताया है शादी करके गम में डूबे, गोगा जी, ग से गोगा जी, म से मेनल दे, ठीक है। फिर है इनका उपनाम जाहर के पीर व नाहर के पीर के कहा गया। प्रतीक चिन्ह भाला लिए, अश्वारोही है ये।
मैंने वहां पे भी बताया था, नागों के देवता, सांपों के देवता। गोगा जी हमारे मुखिया हैं, इसलिए मुखिया मुखिया के पास नहीं गया। नाग और सांप में नाग मुखिया है, तो तेजा जी नागों के देवता, गोगा जी सांपों के देवता। मैंने वहां और अच्छी तरह समझाया, आप उसको देखिएगा। गोगा घोड़ा, इनका गोगा बाप्पा है, नीले रंग का है। मैंने वहां सारे घोड़े भी याद करवाए, घोड़ी भी याद कराइए, ध्यान दीजिएगा। मेले की तिथि गोगा नवमी, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इनके मंदिर को और मस्जिद को, क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते हैं। तो हिंदू जो है वो गोगा जी कहते हैं और मुस्लिम जो है गोगा पीर कहते हैं। कोई ये हिंदू होगा तो ये कहेगा हम गोगा जी के मंदिर जा रहे हैं, मुस्लिम होता है तो कहते हैं गोगा जी यानी मस्जिद जाके आते हैं। ठीक है, तो मंदिर या मस्जिद के निर्माता फिरोज तुगलक है। मंदिर या मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह खुदा हुआ है। पुजारी चायल जाति के मुस्लिम होते हैं। इनके 11 बार धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने मुसलमानों से युद्ध किया था। अन्य नाम इनके आयुर्वेदिक के जन्मदाता, लोगों को जड़ी बूटियां देकर और काफी ठीक भी करते थे। चलिए अब आते हैं संगरिया, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का संगरिया। ठीक है, संगरिया जो है हनुमानगढ़ में आता है। वापस हम देखें, यहाँ पे नौहर हो गया, यह संगरिया। संगरिया की बात कर लेते हैं। संगरिया हनुमानगढ़ में सर छोटू राम संग्रहालय, बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय से मैंने सारी पुस्तकालय की और संग्रहालय की लिस्ट ली थी, वापस रिपीट कर रही हूं। जितना अभ्यास करोगे उतना याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, नाहटा संग्रहालय चुरू, पोखरण पुस्तकालय जैसलमेर, पोथीखाना जयपुर, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जालोर, सरस्वती पुस्तकालय भंडार गुलाबबाग, श्री सरस्वती पुस्तकालय सीकर, वीर भवन संग्रहालय मोती मंगरी उदयपुर, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी राजसमंद, माधो सिंह संग्रहालय कोटा, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, राजमाता देवेंद्र कंवर संग्रहालय डूंगरपुर, चित्रशाला बूंदी, अल्बर्ट संग्रहालय जयपुर, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय चित्तौड़दुर्ग, बिरला विज्ञान संग्रहालय झुंझुनू, राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में, श्री राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर में, जो राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय है। पंचायत स्तर पर राज्य के कुल सार्वजनिक पुस्तकालय 278 278 और राज्य में कुल जिला पुस्तकालय 33 यानी 33, राज्य में कुल मंडल पुस्तकालय 7 और राज्य में कुल तहसील पुस्तकालय 9। आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल की हम जैसे ही चर्चा करते हैं, पंजाब में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। स्थान यानी भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। नदी रावी व व्यास नदी पर स्थित है। जब ये बना था बांध तो पंडित नेहरू ने इस बांध को देखकर कहा था कि एक विराट वस्तु। इस परियोजना में सम्मिलित 4 राज्य हैं और 4 राज्य की हम जैसे बात करते हैं तो चारों राज्य के नाम हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो अब हम ये कहें कि हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान का जो सबसे लाभान्वित जिला है वो कौन है? हनुमानगढ़ और चुरू। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है भद्रकाली। तो भद्रकाली का मेला व मंदिर हनुमानगढ़ में लगता है। गग्गर नदी, गग्गर नदी की चर्चा करते हैं। ये रही हमारी शिवालिक पहाड़ी, देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूं, इसको हम कंटेंट में वापस रिपीट कर लेते हैं। ये रहा हमारा शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से एक नदी निकलती है जो राजस्थान के किस जगह से? राजस्थान के टिब्बी गांव तलवाड़ा हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद यह नदी यहाँ समाप्त हो जाती है, जिसे हम रण क्षेत्र कहते हैं। रण क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र में जो गड्ढे बन जाते हैं वर्षाकालीन, उसे हम रण कहते हैं। यहाँ एक झील है, जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो यह नदी इस झील में आकर गिरती है। इस झील का नाम है तलवाड़ा झील, जो गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा पर स्थित है। प्राचीन काल में बहुत जोरों की बारिश होती थी तो यह नदी इस तरीके से क्रॉस करती हुई पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक जाती थी। अब प्रश्न, गग्गर नदी की समाप्ति हनुमानगढ़ का रण क्षेत्र, वर्षाकालीन में नदी का जल समाप्त होता है तलवाड़ा झील में। और हमसे पूछा जाए कि वर्षाकालीन में इस नदी का जल समाप्त होता था,
प्राचीन काल में अब्बास फोर्ट। और जब हम इस नदी को देखते हैं तो अभी 1600 फीट तेल के भंडार गड्ढे खोदे गए तो बाड़मेर जिले के अंदर पानी निकला। जो पानी निकला तो इसी नदी के अवशेष दिखाई दिए। यानी राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है, मृत नदी के नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, नटिनी की भांति कभी इधर कभी उधर जा रही है इसलिए नट नदी के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। उद्भव शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, समाप्ति हनुमानगढ़ के रण क्षेत्र में, रेगिस्तानी गड्ढे जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम जल भरा रहता है उसे हम रण कहते हैं। डिग्गी जो गंगानगर में रेतीले इलाके होते हैं वहां पर भी जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं उन्हें डिग्गी कहते हैं। लेकिन डिग्गी एक टोंक में भी है जो कल्याण जी का मंदिर स्थित है, हम और बात करेंगे। वापस हम बात करें गग्गा नदी का तो प्राचीन नाम दृष्टवंती नदी है, उपनाम नट नदी है, अन्य नाम मृत नदी हकरा नदी है और वैदिक नाम सरस्वती है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी गांव तलवाड़ा हनुमानगढ़ से है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। वर्षाकालीन में नदी का जल तलवाड़ा झील में समाप्त होता है। प्राचीन काल में जाता था अब्बास फोर्ट तक। नदी के किनारे 2 सभ्यताएं बसी है, रंगमहल, कालीबंगा और पीलीबंगा। इन तीनों सभ्यताओं का हम चर्चा करेंगे। अब हमारे पास ये आ गई कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। रंगमहल की बात हमने पहले ही कर ली। अब हम बात करेंगे कालीबंगा, पीलीबंगा जो पुरातात्विक स्थल है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष है 1952 में। और अन्य खोजकर्ता में व्यक्ति के नाम आएंगे बीबी लाल, बी के थापर और IV जोशी। पीली बंगा है, बंगा मतलब बंगड़ी, ठीक है ना। बंगड़ी जैसे अभी मैंने तो ये आप लोगों के लिए आज पहना है, लेकिन ये बताऊंगी जैसे ये लाख की चूड़ी है लेकिन इसके बीच में यहाँ पर जो है वो लाख ही है तो ये लाख की चूड़ी कहलाएगी। अगर इसके यहाँ नीचे प्लास्टिक या लोहा या सोना या तांबा लग जाता है तो वो बंगड़ी कहलाती है, ठीक है। तो बंगड़ी, और ये जो बंगड़ी थी वह मिट्टी की बनी हुई थी और मिट्टी की बनी होने की वजह से बहुत सारी चूड़ियां मिली यहाँ पर। कालीबंगा में हमने बात करेंगे अभी। तो पास में ही पीलीबंगा भी मिल गई, यानी पीली मिट्टी वर्चस्व होने की वजह से इसे पीलीबंगा का कालीबंगा पीलीबंगा। फॉर एग्जांपल जब किसी दंपति के जुड़वा बच्चे होते हैं तो जैसे लव हुआ तो कुश आई जाएगा, है ना। राम आया तो श्याम आई जाएगा, सीता आई तो गीता आई जाएगी। तो इसी प्रकार कालीबंगा आई तो पीलीबंगा आई, क्योंकि कालीबंगा यानी काली मिट्टी की वजह से, पीलीबंगा यानी पीली मिट्टी की वजह से। लेकिन वहां पर हमको बहुत सारी बंगड़ी यानी काली चूड़ियां मिली, इस वजह से उसे कालीबंगा कहा गया। और उसके साथ साथ मिली इसलिए पीलीबंगा, उसी बात को मेंशन करा है। पीलीबंगा पीली मिट्टी का वर्चस्व, कालीबंगा के समकालीन, अतः पीलीबंगा कहलाई। चलिए, कालीबंगा शाब्दिक अर्थ है, काली चूड़ियां शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग ध्यान में रखिएगा। काली मिट्टी का वर्चस्व, सर्वाधिक काली चूड़ियां प्राप्त हुई, अति कालीबंगा से संबोधित किया गया। जैसे कभी कभी होता है रविवार के दिन बालक पैदा होता है तो उसे रवि रवि के नाम से संबोधित कर दिया जाता है, बस उसी हिसाब से बहुत सारी काली चूड़ियां मिली इसलिए कालीबंगा कहा गया। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहां से कोई देवी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई, हड़प्पा कालीन की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रलिपि यानी हम जो कुछ भी लिखते हैं ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, वहां चित्र बनाकर संबोधित किया जाता है। चित्रलिपि की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत में कालीबंगा को बहुधान्य डायका के नाम से संबोधित किया गया है। अन्य नाम है निर्धन सभ्यता, कृष्ण सभ्यता। प्राप्तियां यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। हाथी दांत की कंघी, घोड़े के मृण मूर्ति, विश्व की एकमात्र सभ्यता जहां से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए, मिट्टी की बैलगाड़ी, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां, सैंधव लिपि में अंकित मृद भांड, शंख की चूड़ियां, तंदूर, कांसे के दर्पण, तांबे की पिन, तांबे के चाकू, हड्डियों की सिलाइयां, कब्रगाह मिला, यानी कहने का मतलब मुस्लिम संप्रदाय या मुर्दों को गाड़ने की प्रथा थी, ध्यान में रखिएगा। तूती वाला प्याला जो करवा नहीं होता अपना, वैसा तूती निकली हुई होती है। जुड़वा पैर वाला वृषभ, बेलनाकार मोहरे, मोहरे मतलब अशरफियां होती है, बेलना एकदम गोल गोल होगी, ठीक है। हवन कुंड यानी वैदिक सभ्यता भी हमें यहाँ पर मिलती है, हवन कुंड वैदिक सभ्यता। पशु अस्थि से युक्त अग्निवेदिका, ग्रेड पैटर्न जालदार पद्धति की खेती के लिए फेमस था। अब हम आते हैं
यहां पर आता है हमारा पॉइंट, उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग कहा गया है। गग्गर नदी के पास होने की वजह से यह जल दुर्ग में भी आएगा और आसपास बहुत सारी मिट्टी है, इसलिए धनु दुर्ग की श्रेणी। नरेश भूपत भाटी द्वारा इस दुर्ग को बनाया गया था। आइए बात करते हैं। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, अन्य नाम बांकागढ़, उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी, अन्य नाम यानी दूसरा उपनाम उत्तरी भंडकीवाण, श्रेणी धन्व दुर्ग, जिसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है उसे हम धन दुर्ग कहते हैं। गग्गर नदी के निकट स्थित है, अतः जल दुर्ग यानी जिसके चारों तरफ जल हो या नदी के किनारे स्थित हो, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहलाता है। निर्माता नरेश भूपत भाटी। शेर खां की कब्र स्थित है। हर बार हर एग्जाम में शेर खां की कब्र पूछ ली जाती है। ए ऑप्शन मेहरानगढ़ होता है, ध्यान रखिएगा, और डी ऑप्शन भटनेर दुर्ग होता है। इस चीज को विशेषता 1398 में तैमूर वर्सेस दुलचंद भाटी का युद्ध हुआ था। दुलचंद इसमें पराजित हो गए थे। इनकी कुछ रानियां मुस्लिम संप्रदाय की थी। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां मुस्लिम रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तैमूर ने जीत के पश्चात हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दुर्ग कहा था और दुलचंद भाटी इसमें पराजित हुए थे। और इनकी जो रानियां थी, हिंदू व मुस्लिम दोनों, उन्होंने जौहर किया था। और जौहर मैंने आपको बताया था, रानियां स्वयं के शील सतित्व की रक्षार्थ हेतु या तो अग्नि कुंड को समर्पित हो जाएगी या जल को समर्पित हो जाएगी। आइए, अतः एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम रानियों ने जौहर किया, कंप्लीट। तो हमारे यहाँ के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हुए। इसके बाद के पॉइंट हम देखते हैं। मृदा पानी परीक्षण प्रयोगशाला हनुमानगढ़, रसायन उद्योग के जनक शिवरत्न खड़गावत जो हनुमानगढ़ निवासी है। नाबार्ड के सहयोग से राज्य का 27वां सहकारी बैंक यहाँ स्थापित किया गया था हनुमानगढ़ में 12 जुलाई 2006 को। सहकारी कताई मिले राजस्थान में 3 है, एक है गुलाबपुरा, एक है गंगापुर और एक है हनुमानगढ़, मैंने मेंशन कर दिया है। ब्रह्माणी माता का मेला, जिसे हम पल्लू माता के मेले के नाम से भी जानते हैं, हनुमानगढ़ में। रंगमहल की बावड़ी हनुमानगढ़ में है। प्रदेश की प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन प्रारंभ किया गया, कहां? हनुमानगढ़ में 2016 में। 2010 में 8 रन देकर 10 विकेट लेने वाले रणजी खिलाड़ी दीपक चाहर यहीं के मूलतः निवासी हैं, हनुमानगढ़ के। दीपक चाहर को आप सभी जने जानते होंगे। गोवत्स गाय के बछड़े, गोवत्स परिपालन केंद्र नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गाय के बछड़े जो होते हैं उनका पूरा इलाज बहुत अच्छा, यहाँ आप जाइएगा, देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। इसके अलावा हम नोट में सारे पशुओं का केंद्र देखते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन के व विकास केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में आता है। केंद्रीय बकरी विकास केंद्र रामसर अजमेर में। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में। सूकर पालन फार्म हाउस अलवर में। कुक्कुट फार्म जयपुर व अजमेर में। राठी गाय शोध केंद्र अनूपगढ़ बीकानेर में। कांकरेज गाय प्रजनन केंद्र चौहटन जो बाड़मेर में आता है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। और जर्सी गाय प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनरली पशु परिचर या जो एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। मेनावाली एक गांव का नाम है जो नोहर में आता है, हनुमानगढ़ में आता है। नहर पे बना राज्य का प्रथम सोलर पावर प्लांट 2018 में यहीं स्थापित किया। बडोपल एक गांव है, मुंडा भी एक गांव है और डाबरी भी एक गांव है। यहां से हमको पुरातात्विक स्थलों की जानकारी मिलती है। हनुमानगढ़ 2020-21 में पोटाश के भंडार मिले, हमेशा एग्जाम में आ रहा है, अभी आरएस में भी पूछा गया था। हनुमानगढ़, बीकानेर व गंगानगर। नहरी सुरक्षा पुलिस थाना, नहर के लिए भी पुलिस थाना स्थापित किया गया, क्योंकि आम जनता नहर में से पानी निकाल के ना जानवरों को पिलाना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नहरी सुरक्षा पुलिस थाना नौहर हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया। कब? 1 जून 2021 को। उद्देश्य था नहरी पानी सुरक्षा के लिए, जो राज्य में पहली बार हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राजस्थान का पूरे योजना चली है, लेकिन राजस्थान का प्रथम जो जिला है जो इसमें अव्वल आया है, ठीक है, उसमें आया हनुमानगढ़ 2023 में, ध्यान में रखिएगा। खिलौना बैंक, बिल्कुल बहुत सारे टॉयज मिलेंगे आपको। खिलौना बैंक यहाँ स्थापित किया गया है हनुमानगढ़ 2023 में। नशा मुक्ति सखी का प्रशिक्षण राजीव विकास से जुड़ी महिलाओं को दिया गया है, जो हनुमानगढ़ में 2023
2025 में। संदीप सिंह मान पैरा एथलेटिक जो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक शहरी मतदान हुआ था। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इस चीज को मैं बहुत डिटेल में आपके सामने लेकर आई हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव जो हमारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, करंट अफेयर्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और आ सकता है। इस पे क्या क्या प्रश्न बनेंगे आइए नोट में डालेंगे, खतरा है हमारा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक शहरी मतदान कहां हुआ था, हमसे पूछेगा तो हनुमानगढ़ में परसेंटेज पूछे तो 76.65% नोट आपके लिए, और इस नोट को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 1 लाइन नोट्स के रूप में है, ध्यान देंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 हेडिंग है। अधिसूचना जारी की गई थी 7 अक्टूबर 2023 को। मतदान तिथि थी 25 नवंबर 2023 को। मतगणना हुआ 3 दिसंबर 2023 को। कुल मतदान हुआ पूरे प्रदेश का 75.45%। डाक द्वारा यानी पोस्ट कार्ड द्वारा मत हुए 0.83%। ईवीएम पत्र द्वारा प्रतिशत हुआ था 74.62%। निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता विजय हुए थे भाजपा 115 सीट पर। 199 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, मैंने एक माइनस कर दी, क्यों, उसी का प्रश्न बन रहा है। 199 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुआ। श्री गंगानगर के कर्णपुर सीट पर गुरमीत सिंह कुंवर जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया था 15/11/2023 को। तो ये जो चुनाव है 5 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस तरीके से 200 विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुआ। और चुनाव की तिथि क्या आ रही है, मतदान तिथि 25 नवंबर और ये 15 नवंबर, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को। चलिए, तृतीय लिंग द्वारा मतदान 348 लोगों ने दिया। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ में हुआ 88.13%। न्यूनतम मतदान आहोर में हुआ जो जालोर में आता है 61.24%। सर्वाधिक महिलाओं द्वारा मतदान किया गया पोखरण में 88.23%। न्यूनतम महिलाओं का मतदान हुआ जोधपुर में 62.97%। सर्वाधिक ग्रामीण मतदान हुआ बांसवाड़ा में 84.32%। सर्वाधिक शहरी मतदान हुआ हनुमानगढ़ में 76.65%, जिसको इसी की वजह से हम पूरा नोट ले रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मतदान बूथ था, ठीक है, वहां 35 मतदाता पंजीकृत किए गए थे और उस जगह का नाम है पार गांव जो बाड़मेर में आता है। सबसे बड़ी जीत जिसकी दर्ज की गई, बिल्कुल हमारे सीएम ठीक दिया कुमारी, यानी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, जो भाजपा से विद्यानगर जयपुर से उनका विधानसभा क्षेत्र रहा था, 95599 मतों से जीती थी, ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की रही थी जो भाजपा से रहे, कोटपुतली से रहे थे, 321 मतों से वह जीते थे। सबसे युवा विधायक बिल्कुल काफी लोगों के फेवरेट है, आइडियल है, बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी जो शिव बाड़मेर से हैं, मात्र 25 वर्ष के निर्दलीय से जीते हैं। सर्वाधिक उम्र दराज के दीपेंद्र चंद्र खेरिया जो 83 वर्ष के थे, कांग्रेस के हैं और किशनगढ़ वास से यह जीते। अब आए कुल निर्वाचित महिलाएं, यानी कितनी महिलाएं इसमें जीती, तो 20 महिलाएं जीती, जिसमें भाजपा की 9 महिलाएं, कांग्रेस की 9 हैं और अन्य 2 हैं। कितने नोटा वोट हुए हैं, तो 0.96। कुल कितनी महिलाओं ने इस चुनाव में लड़ी, तो 182 महिलाएं लड़ी, जिनमें जीती कितनी, 20, भाजपा की 9, कांग्रेस की 9 और अन्य 2, याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान में 4 महंत भी इस चुनाव में जीते। कौन कौन महंत है, कहां से जीते, उनकी भी चर्चा करते हैं। 4 महंत चुनाव जीते। तिजारा से महंत बालकनाथ जी, पोखरण से महंत प्रतापपुरी जी, सिरोही से महंत ओटाराम जी और हवा महल से महंत मुकुंदाचार्य जी। इस तरीके से हमारा 16वीं विधानसभा चुनाव भी के आंकड़े हमारे सामने हैं और हम इसको अच्छी तरीके से याद करें, और अच्छी तरीके से याद करेंगे तो अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। पढ़ना आप लोगों को है,
केवल एक वीडियो देखकर आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अंदर लालच नहीं आएगा याद करने का, सीखने का, अभ्यास करने का, आगे बढ़ने का, आप नहीं कर पाएंगे। बाकी हमेशा अपने आप को स्वतः दोष देते रहेंगे, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कभी भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। उसके पहले मेरे जितने भी वीडियो हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर हमें सफल होना है, लक्ष्य को भेदना है, अभ्यास निरंतर करते रहना पड़ेगा। तो पहले के सारे वीडियो देखो। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ कंप्लीट है। हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें चुरू जिला लेकर आएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरे बीकानेर संभाग का यहाँ टेस्ट पेपर दूंगी। वो टेस्ट पेपर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे उसको हार्ड कॉपी में बाय पोस्ट भेजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे फोटो खींचकर उसका प्रिंट आउट भेजिएगा। जैसे भी आपको लगता है तब हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। अन्यथा हम यही समझेंगे कि हाँ ठीक है, वो जैसे शाहरुख खान गाना गाता है और आपको अच्छा लगता है, 2 घंटे का मनोरंजन होता है। तो यदि आप लोग वीडियो को मनोरंजन के रूप में देखते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लक्ष्य को भेदना चाहते हैं तो अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ, झिझक को छोड़ो और ललक को बढ़ाओ। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट।